नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम सेक्शन 9 के बारे में बात करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट का। और सेक्शन 8 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। सेक्शन 9 जानने से पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बताया जाता है। और सेक्शन 9 जानने के लिए यह आपको जरूरी जानना है कि कोई भी जो हम फैक्ट पढ़ते हैं या रिलेवेंट फैक्ट जो पढ़ते हैं वह सेक्शन 5 से सेक्शन 55 तक दिया हुआ है। तो सेक्शन 9 है तो रिलेवेंट फैक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक चीज, दूसरा चीज कि कोई भी फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है जब वह फैक्ट इन इशू के बारे में बोलता है, और या वो रिलेवेंट फैक्ट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसके बारे में बोलता है। तो पहला लेयर क्या है, 3 लेयर में चला जाता है दोस्तों। पहला लेयर क्या है, फैक्ट इन इशू। दूसरा लेयर क्या है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो रिलेवेंट फैक्ट। और तीसरा लेयर क्या है कि अब फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है, रिलेवेंट फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड सेकंड लेयर पे है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा थर्ड लेयर पे। तो 3 लेयर है दोस्तों, एक तो फैक्ट इन इशू, और दूसरा लेयर हो गया रिलेवेंट फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और तीसरा लेयर हो जाएगा कि वो भी रिलेवेंट फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है। और सेक्शन 9 में हम 9 चीज को पढ़ते हैं। सेक्शन 9 और याद करना आसान हो जाएगा कि 9 थिंग्स को पढ़ते हैं। क्या क्या है, तो जो एक्सप्लेन करता है फैक्ट इन इशू को वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। जो इंट्रोड्यूस करता है फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को, तो वो भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट इन इशू को जो करेगा तो एक्सप्लेन करे या इंट्रोड्यूस करे तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड लेयर में हो जाएगा यदि रिलेवेंट फैक्ट है तो। यदि रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करे, इंट्रोड्यूस करे, सपोर्ट करे, रिवर्ट करे, आइडेंटिफाई करे, या टाइम बताए, प्लेस बताए, रिलेशन बताए रिलेवेंट फैक्ट का, तो वो भी रिलेवेंट फैक्ट होगा, लेकिन वो थर्ड लेयर में हो जाएगा। तो यहाँ हम सिर्फ फैक्ट इन इशू बोलेंगे, तो आप ये समझना फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। तो जो एक्सप्लेन करे रिलेवेंट फैक्ट इन इशू को, ये रिलेवेंट फैक्ट होगा। जो इंट्रोड्यूस करे वो भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। जो सपोर्ट करे वो भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। चौथा में जो रिवर्ट करे वो भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। जो आइडेंटिफाई करे वो भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। जो आइडेंटिफाई ऑफ प्लेस करे, आइडेंटिफाई ऑफ थिंग्स करे, या आइडेंटिफाई ऑफ पर्सन करे तो रिलेवेंट फैक्ट होगा। आइडेंटिफाई 2 बार आता है, एक तो आइडेंटिफाई ऑफ थिंग आएगा तो रिलेवेंट फैक्ट होगा, आइडेंटिफाई ऑफ पर्सन आएगा। पर्सन फैक्ट इन इशू है, थिंग फैक्ट इन इशू है, तो वो दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करे तो 2 चीजें आ गई, तो वो भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। नेक्स्ट है कि टाइम, जो फैक्ट इन इशू को टाइम बताता है वो रिलेवेंट फैक्ट हो गया। या जो प्लेस बताता है वो रिलेवेंट फैक्ट हुआ। रिलेशनशिप बताता है रिलेवेंट फैक्ट हुआ। टाइम क्या है दोस्तों, जैसे मौत की अकरन होती है, तो उसमें क्या होता है कि मौत होता है तो कुछ समय बाद बॉडी में अकरन आ जाती है, तो उससे डॉक्टर पता लगाता है कितने घंटे पहले इसकी मौत हुई है, तो टाइम यहाँ रिलेवेंट फैक्ट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों डिटेल में कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रिलेवेंट फैक्ट आर रिलेवेंट। फैक्ट्स necessary to explain the fact in issue are relevant fact. Necessary to introduce the fact in issue are relevant fact. Next, the fact which support the relevant fact is relevant fact. The fact which support the fact in issue is relevant fact. The fact which revert मतलब do not support the fact in issue is also relevant fact. The fact which establish the identity of anything which is in fact in issue तो भी relevant fact होगा। The fact which established the identity of person who is fact in issue is तो भी वो relevant fact होगा। The fact which fixed the time of fact in issue तो भी relevant होगा। The fact which fixed the place of time of place of fact in issue तो भी relevant fact होगा। The fact which show the relationship of party by whom such fact was transacted means fact in issue के जो मेरे पार्टीज हैं उनके रिलेशन को बताता है तो भी relevant fact होगा। तो ये टोटल
9 हो गया जो कि रिलेवेंट फैक्ट होता है। उसके बाद 3 चीज है दोस्तों, एक तो 3 लेयर में जाता है, तो फैक्ट इन इशू के बारे में बोलिए, रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। एक चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया कि ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बोलता है, किसी के इंट्रोड्यूस करता है, पहचान करता है, एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में बोलता है। तीसरा बात कि 9 फैक्ट में 9 चीज को बोलता है, एक तो एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, दूसरा, तीसरा सपोर्ट, चौथा रिवर्ट मतलब डू नॉट सपोर्ट, पांचवा आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, छठा आइडेंटिटी ऑफ थिंग, सातवां टाइम, आठवां प्लेस, नौवां 9 रिलेशनशिप के बारे में बोलता है दोस्तों। अभी इलस्ट्रेशन कुछ देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए। क्वेश्चन मतलब फैक्ट इन इशू है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो विल है ए का। द स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी, द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी and his family property at the time of the alleged will may be relevant fact। यह फैक्ट साबित हो गया है कि एक के पास इतना प्रॉपर्टी था जब टाइम, ये डेट लिखा रहता है ना बिल में, कब बिल बना, लागू होगा उसके मरने के बाद कि किसी को प्रॉपर्टी दे दिया जाता है, ये बिल है, बिल उसकी इच्छा अनुसार वसीयत है ये। तो वो लिख कर चला गया कि मेरे गुजरने के बाद ये प्रॉपर्टी, मेरा सारा चल अचल संपत्ति किसको दिया गया, उसका नाम लिख देगा। तो यदि वो क्वेश्चन में आ गया कि ए का ये बिल है, ए का लिखा हुआ है कि नहीं, ए का साइन है कि नहीं, तो ए के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था, उसके फैमिली के पास अलग से प्रॉपर्टी था। एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ एलिज्ड विल में बी रिलेवेंट फैक्ट, कि जब बिल बनाया गया उस समय इतना प्रॉपर्टी था उसके पास और उतने प्रॉपर्टी को उसने दे दिया, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है, फैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इतना प्रॉपर्टी इसके पास था, तो एक्सप्लेनिंग फैक्ट, तो वो रिलेवेंट फैक्ट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए शुड बी फॉर लाइबल इंप्यूटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट टू ए। ये क्या, लाइबल मतलब लिखकर क्या करना, मान हानि करना, डिफेम करना। स्लेंडर मतलब से कर मतलब बोल कर मानहानि करना। तो ये चीज बी फॉर लाइबल कि लिखकर उसने मानहानि किया। इंपुटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट टू ए कि उसने ऐसा बैड कंडक्ट किया है ए के साथ। तो बी अफर्म दैट मैटर alleged टू बी लाइबल इज ट्रू। बी कहीं यह मैटर कबूल किया था और किसी ने रिकॉर्ड कर लिया कि उसने उसके साथ लाइबल किया है। The position and relation of the party at the time and when the libel was published may be relevant fact। तो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन था, देखो रिलेशनशिप क्या था, ये रिलेवेंट फैक्ट। दोनों के बीच झगड़ा था तो उसमें गाली दे सकता है, दोनों के बीच पहले से रिश्ते खराब है तो गाली दे सकता है, दोनों के बीच बीच में झगड़ा चलते रहता है तो गाली दिया, डिसरिस्पेक्ट किया। तो जो दोनों के बीच के रिलेशनशिप अच्छे थे या दोनों प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे या बैड रिलेशनशिप थे, तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पार्टिकुलर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant। लेकिन यदि कोई मैटर इस डिस्प्यूट से कनेक्टेड नहीं हो, लाइबल वाला फैक्ट इशू है, ऐसे कनेक्टेड नहीं हो, तो दूसरा रिलेशनशिप कोई है बिजनेस या कुछ का है, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा, वो रिलेवेंट नहीं होगा। दो द फैक्ट दैट देयर वाज ए डिस्प्यूट मे बी रिलेवेंट इफ इट अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। दोनों के बीच डिस्प्यूट था तो रिलेवेंट होगा, किसी डिस्प्यूट के कारण ऐसे इसने इसको गाली दिया। ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों। ए एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस। जब क्राइम हुआ उसके तुरंत बाद वो घर से भाग गया, तो क्या हो गया, ये सब्सिक्वेंट कर पीसीएम पैरासीटामोल कंडक्ट है, प्रीवियस कंडक्ट या सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मोटिव हो, प्रिपरेशन हो, सेक्शन 8 में रिलेवेंट होता है। तो यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9, तो आगे देखते हैं।
यहाँ रिलेवेंट नहीं है, सेक्शन 8 में रिलेवेंट है, लेकिन यहाँ रिलेवेंट नहीं है। यदि वो भाग गया तो भागने दो। इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8 बोल ही दिया। एज कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू अफेक्ट बाई फैक्ट इन इशू, सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम, वो घर से भाग गया, अपराध हुआ, घर से भाग गया। ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट द प्लेस एट टू विच ही वेंट, वो जहाँ गया, मान ली पटना है, अर्जेंट बिजनेस उसको 4 करोड़ का नहीं तो घटा हो जाता, दिल्ली तुरंत चला गया, और उसी दिन मर्डर हुआ था उस गाँव में। तो इज रिलेवेंट एज टू tending to explain the fact that he left home suddenly because he had urgent and sudden business work to perform at Delhi। तो यदि एक्सप्लेन कर देता है कि वो किस लिए गया, उसका रीजन बता दिया, तो वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा और ये बच जाएगा। द डिटेल ऑफ बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रिलेवेंट, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट में बिजनेस बता दो, क्या बिजनेस था, क्या काम था, क्यों गया वो। एक्सेप्ट सो फार एज दे आर नेसेसरी टू शो दैट द बिजनेस वाज सडन एंड अर्जेंट, बस इतना ही बताना है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए शुड बी फॉर इंट्रोड्यूसिंग सी टू ब्रेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ए ने बी को केस कर दिया कि उसने सी को भड़काया कि मेरा यहाँ जो सर्विस कर रहा था, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके मेरे यहाँ से कहीं और जॉब करने वो चला जाए। सी ऑन लिविंग ए, सी जब ए को घर सर्विस नौकरी यहाँ से छोड़ रहा था, सेज टू ए को बोला कि आई एम लिविंग यू बिकॉज बी हैड मेड मी ए बेटर ऑफर। सी ने क्या किया कि ए के यहाँ कंपनी से जॉब छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, और बी के यहाँ चला गया, और इसी के लिए बी केस किया कि तुमने उसको इंड्यूस किया, भड़काया है, वेट किया है। और ये फैक्ट कि जाते समय सी ने बोला कि बी ने हमको ज़्यादा वेतन देगा, इसलिए मैं बी के पास जा रहा हूँ, आपका नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट रिलेवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी टू सी कंडक्ट, सी का कंडक्ट बता रहा है, विच इज रिलेवेंट एज ए फैक्ट इन इशू, एक्सप्लेन कर रहा है कि जाने का कारण क्या है, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए एक्यूज ऑफ थेफ्ट is soon to give the stolen property is seen to give the stolen property to B। दो चोर है, ए और बी। ए ने दुकान से कोई सामान चुराया और बोला कि तुम इसको बस अब मेरी वाइफ को दे दो, और बोलना कि इसको छुपा के रखना। Who is seen to give it to A's wife? B says as he delivers it, A says you are to hide this, कि ए ने कहा है, आपके पति ने कहा है कि इसको आप छुपा के रखना, और ए चोरी किया, बी को दिया, बी को बोला बस यहाँ से तो डिलीवरी बॉय को काम करो, ये मेरे पत्नी को ले जाएगा, उसको दे दो, और उसको बोलना कि इसको छुपा के रखे। B statement is relevant as explanatory of fact which is part of transaction। B ने जो उसके पत्नी से कहा स्टेटमेंट कि छुपा के रखना, कोई चीज छुपाएगा तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट, A is tried for a right and is proved to have marched at the head of the mob। क्या क्या राइटिंग किया है और हेड भी क्या है, उसका ये बताया जाए। द क्राइज ऑफ मॉब वे रिलेवेंट एज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। मॉब का क्राइज था कि मारो पीटो, आग लगाओ, किसी को जिंदा छोड़ना नहीं, एक भी बच ना पाए, सबको तलवार से काट दो। तो ये क्या है, मॉब जो बोला ये क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये मॉब था तो ऐसा बोल रहा था, तो ये राइट भी होगा। राइट मतलब दंगे भी होंगे। यदि कोई बोला बोलो दुर्गा माई की जय, जय गणपति बप्पा मौर्य, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह से कोई बोल रहा है तो इसका मतलब कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई अच्छा प्रोसेस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन बाय वॉइस। तो मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 2011 का केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वॉइस आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो कैन बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि एनीथिंग which can be perceived by
सेंस ऑर्गन, है ना, ईच क्या है वो फैक्ट है। जैसे कान से कुछ सुना, आंख से देखना कोई जरूरी नहीं, कान से कुछ सुना तो फैक्ट है, नाक से कुछ सूंघ लिया तो फैक्ट है, जीभ से कुछ टेस्ट कर लिया तो फैक्ट है, त्वचा से कुछ टच किया ठंडा या गर्म तो फैक्ट है, आंख से देखा वो भी फैक्ट है। तो सिर्फ हमको ये नहीं मानना कि आंख से, 5 सेंस ऑर्गन है, कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा, ये चारों पांचों में से किसी चीज से भी हम किसी चीज को फील किए तो वो एक फैक्ट है। तो कहता है वॉइस से हर्ट किए कि लड़ाई झगड़ा पति पत्नी का ही आवाज था, पड़ोसी ने तो पहचानते आवाज, और उसके बाद पति वहां से बंदूक लेकर भागा, पत्नी को देखें कि गोली लगा हुआ है, वो फ्लोर पर पड़ा हुआ है और मृत हो गया, डेड बॉडी है उसका पड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हम तो आंख से मर्डर करते देखे नहीं, लेकिन आवाज झगड़ा का तो देखे, उसके बाद गोली का आवाज सुनते देखे। तो ये कान से सुने तो सेंस ऑर्गन से फीलिंग हुआ, तो ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट है। और एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसमें कहा, मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2011 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड टेस्ट, identification test parade TIP. The purpose of test identification parade is to test the veracity of witnesses in regard to his capability of identifying the person who were known to him. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसका होता है, जो पड़ोसी रहता है उसका भी होता है, तो नाम मात्र का होता है, उसका नहीं होता। जो ऐसा व्यक्ति अपराध किया जो अनजान है, जो अननोन है, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता, जिसको पहचानता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, लेकिन जब अपराध किया, वो मर्डर किया या अटेम्प्ट टू मर्डर मुझे किया मान लो, तो मैं उसको देखा, अब मैं बच गया हूँ तो उसको लाया गया, तो मैं घायल अवस्था में हूँ लेकिन पहचान लिया कि यह सही था। तो ये किस लिए होता है, तो ये होता टू टेस्ट द वेरिसिटी, ट्रूथफुलनेस की जांच करने के लिए, वेरिसिटी की जांच करने के लिए, किसके, तो विटनेस के रिगार्ड टू द कैपेबल है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं, इसलिए जल्द से जल्द जब एक्यूज पकड़ा जाता है तो तुरंत लाया जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसमें डिले नहीं किया जाता है, क्योंकि दिमाग है उसके साथ उसकी मेमोरी फेड हो जाती है समय के साथ। हु वेयर अननोन टू हिम, अननोन रहता है, उसी को तुरंत टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, बस दो पड़ोसी आपस में झगड़ गए तो उसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले से एक दूसरे से जान रहे, सब घटना मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, सब घटना एक दूसरे को नोन है, पर्सन नोन है, एक्यूज नोन है, विक्टिम नोन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है ये कहाँ तक हो गया, हु वेयर नो अननोन। उसके बाद देखते हैं कि ये बात किस में बोला गया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो तुरंत मेमोरी को जांच करने के लिए, वेरिसिटी को जांच करने के लिए, विटनेस की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है। ये रविचंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2007 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके बाद कहता है कि सतवीर सिंह वर्सेस सूरत सिंह 97 के केस में, 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनिफिट ऑफ रिजल्ट ऑफ फेलियर टू आइडेंटिटी वन ऑफ 9 एक्यूट विल बी अवेलेबल टू देयर हु हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड। जैसे क्रिकेट में होता है दोस्तों कि बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द बैट्समैन, और बैट्समैन नॉट आउट करा दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ से यदि बेनिफिट ऑफ डाउट है कि 8 को तो पहचाना, 9 को नहीं पहचाना, तो किसको जाएगा बेनिफिट ऑफ डाउट, एक्यूज को, वो एक्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का कानून ऐसा है रिफॉर्मेटरी कि यदि 10 बंदे ने अपराध किया है और उसमें से 11वां है जो अपराध नहीं किया, टोटल 11 बंदे हैं, 11 बंदा मिल नहीं रहा कि कौन अपराध नहीं किया है, तो टोटल सभी बंदों को छोड़ दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा। मीन्स एक भी निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए।
उसके बाद है दोस्तों कि पम्मी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1998 का केस है। फेल्यूर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एग्जामिनेशन इज नॉट फेटल when eyewitness knew witnesses from before and were nominated in FIR। अब वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं करा है तो कोई बात नहीं, केस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से जानता है, अन्य FIR में नाम दिया है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराना कोई जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 1998 में पम्मी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। Evidentiary value of test identification parade. Test identification parade is not substantive evidence, but to hold identification is safe rule of prudence, and it can be used for the purpose of corroboration. Corroboration के पर्पस के लिए हो जाएगा। ये रूल है, ये सेफ रूल है, इसके आधार पे सिर्फ सजा नहीं दिया जाएगा, बाकी चीजें कि इसने मर्डर किया ये साबित करना पड़ेगा। ये किस केस में कहा है दोस्तों? ये कहा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस लेखराज 2000 सन में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी इफ डिफरेंस एज टू एज ऑफ डिजीज डिस्प्यूटेड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी, आइडेंटिफिकेशन डन बाय रिलेटिव ऑफ द डिसीज वुड एंड द डिफरेंस। मतलब उनका जो है आइडेंटिफाई कर लिया। मान लीजिए हम पेपर में निकाले इतना एज का हमारा मिसिंग है, डेड बॉडी मिला, बोला ये है कि नहीं, ये तो कम एज का लग रहा है, तो कोई डिस्प्यूट नहीं। यदि फैमिली ने आइडेंटिफाई कर लिया तो उनका डिसीजन फैमिली का फाइनल है और उनको मान दिया जाएगा कि उन्हीं का डेट है। ये बात किसमें कहा था? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज मीर मोहम्मद उमर में कहा 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने। अब एक केस है कि राजेश गोविंद जागेश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 99 में, where an eyewitness do not know accused from before. No accused are nominated in FIR especially to hold identification is obligation of prosecution. यदि अननोन व्यक्ति ने अपराध किया है तो अपराध होते समय सिर्फ देखा, पहले से न उसको जानता है न पहचानता है, और यदि वो पकड़े जाते हैं तो उसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन तुरंत कराना है। ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है या स्टेट की ड्यूटी है। ये बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में राजेश गोविंद वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। अब देखते हैं दोस्तों रिलायबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन पेड। If in the case of murder committed in the day, accused is identified in both court and identification